हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम एशिया का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम दक्षिण पश्चिम एशिया के भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले देश के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने रेड सी और फारस की खाड़ी से बाउंड्री शेयर करने वाले देश के बारे में अध्ययन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज प्रारंभ करते हैं भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करने वाले एशियाई देश। आइए, हमने मैप ड्रॉ कर लिया है। आप यहां पर देखिए, साथ में एटलस अवश्य रखिए दोस्तों, बार बार आपसे कह रहे हैं। यहाँ टर्की मिलेगा, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान छोटा सा देश, इजराइल, ये तो बताइए रेड सी है, ये सऊदी अरब था आपको समझने के लिए, ये हमने तैयार किया। ये इराक हो गया आपको, इराक। देखिए, भूमध्य सागर से टोटल वर्ल्ड में कितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं, तो याद रखिएगा टोटल लिखते चलिए। टोटल आपको 21 देश मिलेंगे, जिसमें अफ्रीका से 5 हैं। हम वर्ल्ड मैप की सीरीज जब प्रारंभ कर रहे थे तो सीरीज का जो फर्स्ट सेगमेंट अफ्रीका से हम शुरू किए थे, उसमें हम भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीकी देश के बारे में ही अध्ययन किए थे। और याद कीजिए, इसमें 5 देश कौन सब थे, हम आपको रिकॉल भी करा देते हैं। पहला होगा मिस्र, याद कीजिए, दूसरा लीबिया, तीसरा अल्जीरिया, चौथा आपको मिलेगा ट्यूनीसिया और 5वां मोरक्को। ये हम वर्ल्ड मैप की सीरीज के फर्स्ट सेगमेंट में ही इसका अध्ययन किए थे जब हम अफ्रीका पढ़ा रहे थे। तो टोटल 21 में अफ्रीका के 5 हो गए। यूरोप के 11 देश हैं, यूरोप के 11 देश हैं। और बचे एशिया, तो एशिया से भी 5 देश हैं। कौन सब है, आइए आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। 5 देश कौन सब है। पहला यहां देखिए, इजराइल। इंग्लिश में इजराइल बोलते हैं, हिंदी में इजराइल, हम इजराइल लिख रहे हैं। इसके ऊपर देखिए लेबनान, तब देखिए सीरिया, चौथा मिलेगा एक द्वीपीय देश छोटा सा साइप्रस, और 5वां एक बड़ा सा देश टर्की या तुर्की भी बोलते हैं इसको, तुर्की। ये 5 देश हम आज के सेगमेंट में हम यही 5 देश के बारे में अध्ययन करेंगे जो भूमध्य सागर से लग रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा बारीकपन का ये अध्ययन कीजिए कि कौन कौन देश किससे कैसे कैसे लगते हैं। याद कीजिए, आपको कुछ देश के बारे में हम यहां पर जैसे बता रहे हैं कि रेड सी, आपको अगर मिलेगा कि रेड सी प्लस मेडिटेरियन सी दोनों के साथ बाउंड्री साझा करने वाले कितने देश हैं, 2, एक मिस्र और एक इजराइल, एक मिस्र और एक इजराइल। आप यहां लिख लें। ये सब क्वेश्चन थोड़ा बारीकी है, आप अध्ययन कीजिएगा बारीक से, तब आपको दिमाग में पूरा एडजस्ट हो जाएगा कि कौन कैसे कहां है। दूसरा इजराइल, ये दोनों देश देखिए आपको रेड सी से बाउंड्री शेयर कर रहा है और मेडिटेरियन सी से। इसी तरह हम अफ्रीका का सेगमेंट में आपको बताए थे वो कौन कौन देश है जो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन से बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें हम आपको बताए थे। तो यानी यहां पर आप लिख लीजिए इसे, इसको मेडिटेरियन सी M प्लस अटलांटिक ओशियन, ये दोनों से बाउंड्री शेयर करने वाले दुनिया में कितने देश हैं, 3 देश। याद कीजिए कौन सब होगा, याद कीजिए मोरक्को, स्पेन और फ्रांस, ये 3 देश हैं जो कि मेडिटेरियन के साथ भी शेयर करता है बाउंड्री और अटलांटिक ओशियन के साथ भी। अफ्रीका का मोरक्को आया था जिसको हम पढ़ाए थे। रेड सी और मेडिटेरियन दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले मिस्र और यानी इजिप्ट और इजराइल। इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं यहां पर, ब्लैक सी, यहां आपको ब्लैक सी मिलेगा, ये लिख लीजिए, ये भी ब्लैक सी प्लस मेडिटेरियन सी, ये दोनों से बाउंड्री शेयर करने वाले कौन से देश है, एक इकलौता देश है टर्की। टर्की का बाउंड्री आप गौर कीजिएगा, आप देखिएगा,
हम बताए भी हैं आपको, एशिया का जो फर्स्ट सेगमेंट था उसमें हम बताए थे, जो एशिया को कैसे बांटा गया है उसमें हम बताए थे कि ब्लैक सी से 6 देश लगते हैं, उस 6 देश में हम बताए थे टर्की, और यहाँ देखिए मेडिटेरियन सी के साथ भी लग रहा है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला दुनिया के इकलौता देश टर्की। एक और लिख ले आप, जब लिख ही रहे तो, ब्लैक सी प्लस कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले कौन देश है? ये भी इकलौता है, रूस। तो ये बारीकपन है, थोड़ा आप अपने दिमाग को कंसिस्ट यहां पर कीजिएगा, आप पूरी तरह इसको समझ जाइएगा। तो हम यहां पर दोस्तों ये 5 देश के बारे में अध्ययन करेंगे। इजराइल पहले करेंगे, क्रम से ही करेंगे, इजराइल, फिर लेबनान, फिर सीरिया, फिर साइप्रस, फिर टर्की। तो इसको पहले मिटा देते हैं, इसके बाद इजराइल से प्रारंभ करेंगे और क्रम से पढ़ते जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब इजराइल के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। एक तेल अवीव, यूएनओ में आपको आधिकारिक रूप से इसकी राजधानी तेल अवीव ही है, लेकिन इजराइल जेरूसलम को अपनी राजधानी बताता है। और दिलचस्प तथ्य यह है कि बहुत सारे देश इसको स्वीकार भी कर लिए हैं। देखिए, विवाद का कारण यह है कि ये जेरूसलम 3 देश, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये 3 देश का, ये 3 धर्मों का पवित्र भूमि मानी जाती है और सबकी यहां पर अपनी अपनी आस्था है। और ये विवाद का विषय भी बनता है। हम इसके इतिहास पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर दिशा ही बदल जाएगी। हम ज्योग्राफिकल एंगल से यहाँ अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जानिए कि 1921 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और टर्की के उस्मानिया सल्तनत यहाँ से समाप्त हो गया, तो इस भूमध्य सागरीय जो तटीय पट्टी है इस पर ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार हो गया। और देखिए, ब्रिटेन जैसे भारत से जाते वक्त भारत को 2 देश में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी 2 क्षेत्र मिला, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और इधर पाकिस्तान मिला, वेस्ट पाकिस्तान। यहां भी इजराइल में भी यहूदी और अरब के लिए इजराइल और फिलिस्तीन 2 क्षेत्र बना दिया। इसके बाद फिलिस्तीन को भी 2 क्षेत्र में बांट दिया। एक जो पश्चिम का भाग है, पश्चिम का भाग जो है वो कहलाता है गाजा पट्टी, यानी गाजा स्ट्रिप इंग्लिश में कहते हैं, और जो पूर्वी भाग है उसको कहते हैं वेस्ट बैंक। दरअसल यहां पर एक बताएंगे अभी, जॉर्डन रिवर गुजरती है, उसका पश्चिमी भाग हो जाता है, इसलिए उसको वेस्ट बैंक कहते हैं। हालांकि इजराइल का ये पूर्वी भाग हुआ। लेकिन ये जो गाजा स्ट्रिप और जो वेस्ट बैंक है, जो फिलिस्तीन का इलाका है, इसमें भी इजराइल ने छोटे छोटे पैकेट्स यहां पर बना लिए हैं और बहुत सारा क्षेत्र इसका इजराइल ले लिया है वर्तमान में। देखिए, इजराइल का सीमा देखिए कितने देश से लगती है? 5 देश से लगती है, 5 देश से इसकी बाउंड्री लगती है। पहला देखिए कौन सा हो गया? मिस्र, इजिप्ट, फ्रांस का। इसके बाद जॉर्डन, तब हो गया सीरिया, तब हो गया लेबनान। ऐसे घूमते चलिए एंटी क्लॉकवाइज है, लेबनान और एक फिलिस्तीन, 5 देश हो गया। यहीं पर देखिएगा एक गोलन हाइट्स मिलेगा आपको, ये 4 देश के नॉर्थ पर है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। गोलन हाइट्स लिख लें, इसको परीक्षा में पूछा है कई बार। गोलन हाइट्स, गोलन पहाड़ी, ये देखिए 2500 मीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर, 2500 मीटर ऊंचा है। और ये 4 देश के नॉर्थ पर है, नाम भी लिख सकते हैं। ये 4 देश हो गए, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इजराइल। ये 4 देश के जो जहां गठजोड़ है वहीं पर है। और देखिए, इस कारण आप कल्पना कीजिए, यहां पर जिसका मान लीजिए अधिकार हो गया, जो अधिपत हो गया, ऊपर से 2.5 किलोमीटर से, यानी 2500 मीटर से 4 देश पर नजर रख सकता है। तो ये सैन्य रणनीति दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये विवाद का विषय हो सकता था, इसलिए आपको 1949 में एक समझौता किया गया कि इसमें यहां पर किसी देश का आर्मी नहीं रहेगा। लेकिन फिर आपस में विवाद हो गया और आपको 1967 में जब इजराइल ने 6 डेज वार, जो काफी इंपॉर्टेंट है इतिहास में, 6 डेज वार किया,
उसमें गोलन हाइट्स पर अधिकार कर लिया। और आज के दिन गोलन हाइट्स पर इजराइल का अधिकार है। बाद में 1974 की घटना है, यूएनओ सीरिया को कुछ छूट दिलवाया व्यापार वगैरह करने के लिए। तो लेकिन ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, वो पूछ भी सकता है कि गोलन पहाड़ी किन किन देशों की भी विवाद का विषय है। तो याद रखिएगा सीरिया और इजराइल, और इस पर वर्तमान में आज के दिन इजराइल का अधिकार है। एक जानिए यहाँ पर इस इलाके में दो नदी काफी चर्चित रहा। एक तो टिग्रिस और यूफ्रेटस, दजला और फरात, जो जिसका अध्ययन हमने इराक में कर लिया है, और एक दूसरा है जॉर्डन रिवर। तो इसके बारे में यहाँ पर जानिए, जॉर्डन रिवर के बारे में यहाँ पर लिखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की इधर आपको कम नदी मिलेगा, जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी देखिए, हम पहले इसका डायग्राम बना देते हैं तो आप तुरंत समझ जाइएगा। जॉर्डन नदी, यहां ये जगह इसको कहते हैं गलील सागर, इसको कहते हैं मृत सागर, डेड सी इंग्लिश में। और जहां से निकलती है एंटी लेबनन माउंटेन, एंटी लेबनन माउंटेन। देखिए जॉर्डन रिवर याद रखिएगा, सबसे पहले ये अंतःस्थलीय नदी है, यानी इनलैंड रिवर है। ये ऐसी नदी होती है अंतःस्थलीय जो स्थल से ही शुरू होती है और स्थल में ही समाप्त हो जाती है। तो जॉर्डन रिवर वही है, स्थल से शुरुआत होती है और स्थल में ही समाप्त हो जाती है। ये निकलती है आपको एंटी लेबनन माउंटेन से, एंटी लेबनन माउंटेन से निकलती है और गलील सागर होते हुए गुजरती है, उसके बाद जाके डेड सी में गुजर जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में आपको दे देगा कि जॉर्डन नदी की उत्पत्ति कहां से होती है। क्योंकि इस गलील सागर पार करने के बाद इस नदी का नाम जॉर्डन रिवर पड़ता है, इसलिए विकल्प में आपको गलील सागर भी रहेगा और गोलन हाइट्स भी रहेगा। तो दोनों सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि गोलन हाइट से भी गुजरती है। एंटी लेबनन माउंटेन से निकलने के बाद ये गोलन हाइट से गुजरती है, गोलन हाइट से। इसके बाद गलील सागर में आती है, तब आती है डेड सी में। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है कहां से उत्पत्ति होती है। तो ये भी आपका सही होगा, गोलन हाइट्स या गलील सागर, दोनों याद रखिएगा। मृत सागर के बारे में जानिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये नाम है सागर है लेकिन लेक है, याद रखिएगा, लेक है। और सबसे गहराई में स्थित झील है। ये खुद में गहरा नहीं है, इसको समझिए, ये खुद में गहरा नहीं है, लेकिन यहां की जो जमीन हुआ, यहां का जो स्थल हुआ, वो वही गहरा में है। यानी सबसे गहराई में स्थित झील, लिख लीजिए, सबसे गहराई में स्थित झील, सबसे गहराई में स्थित झील इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा, क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा। मृत सागर इसलिए नाम पड़ा कि इसमें लवणता बहुत ज्यादा है, 240% के आसपास है, लवणता प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। हाइपर सेलाइन लेक इसको कहते हैं, हाइपर सेलाइन लेक। और इतना घनत्व ज्यादा है, लगभग 9 गुना ज्यादा हुआ समान से, कि इसमें कोई डूबता भी नहीं है। और यहां चूंकि कोई वनस्पति नहीं होता है, इसलिए इसका नाम मृत सागर पड़ गया है। सबसे गहराई में स्थित हाइपर सेलाइन है। इससे भी ज्यादा है टर्की का वान झील का 330% लवणता है, वो भी आगे पढ़ेंगे ही। तो एक और बात जानिए, वर्तमान में इजराइल बहुत छोटा देश है दोस्तों, यहां पर हम लिख देते हैं, इजराइल बहुत छोटा देश है। इसकी जनसंख्या महज 81 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का पूरा इजाज, गृह इसको बोल सकते हैं, घर है एकदम, नई नई टेक्नोलॉजी यहां पर आती है। आप देखिएगा यहाँ पर एक ड्रिल सिंचाई इसको कहते हैं। जैसे कि कोई पौधा है और यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो कम पानी में सिंचाई कैसे की जाती है, इजराइल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। ये जड़ है तो सीधे ट्यूब के माध्यम से जड़ में पानी को देना, पानी की बर्बादी नहीं होती, इसी को ड्रिल सिंचाई बोलते हैं।
सीधे ट्यूब से जल पानी को देना, इस तकनीक को ड्रिल सिंचाई कर, इसका इजाद इजराइल नहीं किया पानी की दिक्कत होने के बावजूद भी। और बहुत सारी यहाँ पर आपको नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, दुनिया की जितनी नई तकनीक है सब यहीं पर है। हम महज कुछ उदाहरण आपको देख हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक मिलेगा, आपको सुने होंगे चेक पॉइंट टेक्नोलॉजी। चेक पॉइंट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे मजबूत साइबर सुरक्षा, जैसे क्लाउड सुरक्षा हुआ, नेटवर्क सुरक्षा हुआ, साइबर सुरक्षा आप लिख सकते हैं इसको, से शुमार होता है इसका नाम चेक पॉइंट टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा। एक दूसरा आप जानिए मोबाइल आई, इसका भी आप जरूर नाम सुने होगा, मोबाइल आई। मोबाइल आई क्या था कि ये एडीएएस का नाम सुने होगा, एडीएएस एडवांस ड्राइवर एड सिस्टम, बिना ड्राइवर का गाड़ी। ये आपको बहुत सारी कार कंपनी, फोर्ड है, जनरल मोटर्स है, इसको हायर किया, बीएमडब्ल्यू है, लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडवांस ड्राइवर एड सिस्टम। ये भी दुनिया को देने वाला इजराइल ही है। बाद में इस कंपनी को समझिए, इसकी तकनीक यहां बनाता है, कंपनी सब इसको खरीद लेती है। इस तकनीक को बाद में कंपनी को इंटेल ने खरीद लिया 2017 में, सुने होइएगा, $15 अरब में, शायद 15 अरब डॉलर के आसपास, 15-16 अरब डॉलर के रहता है। एक और नाम याद आ गया, मेलिनॉक्स टेक्नोलॉजी। मेलिनॉक्स टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, ये आपको इजराइल में बहुत ज्यादा आगे है। ये आपको सुपर कंप्यूटर में लिख लीजिए, आप सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। सुपर कंप्यूटर में डेटा संग्रह और डेटा का जो ट्रांसफर वगैरह होता है, इसका भी 2020 में, इसलिए ये करंट में भी आया था 2020 में, एनवीडिया कंपनी इसको खरीद लिया, इस टेक्नोलॉजी को। एनवीडिया बहुत आगे है, बहुत सारे आपको तकनीक में। इसको स्टार्टअप नेशन ही बोला जाता है, इजराइल को स्टार्टअप नेशन बोला जाता है, ये लिख लीजिए आप, स्टार्टअप नेशन इसको बोला जाता है। 81 लाख की आबादी है, बहुत। इसका करेंसी समझिए काफी मजबूत है, सेकेल है इसकी करेंसी, सेकेल है, बहुत मजबूत करेंसी है। लगभग यहाँ इंडिया का लगभग 23 से 25 के बीच रुपया के बराबर एक सेकेल होता है। 23, 24, 25 चलते रहता है, यही रेट विनिमय दर जो है, इतना रुपये बराबर एक सेकेल मिलेगा। बहुत मजबूत देश है ये इजराइल, तकनीक में बहुत आगे है। समाचार वगैरह भी आप सुनते होइएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इजराइल के बाद लेबनान का अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब लेबनान के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो देश की बाउंड्री पर है, इजराइल और सीरिया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ये बाउंड्री इजराइल से लगती है, दो देश, और सीरिया के साथ लगती है, दो देश के साथ बाउंड्री लगती है। इसका कैपिटल बेरूत है, कैपिटल, और लिखिए ये पोर्ट है, ये पोर्ट है। यहां पर आपको सेकुलर देश है और गणतंत्रात्मक, विचित्र प्रकार की, लेकिन लोकतंत्र है यहां पर। विचित्र प्रकार की इस मायने में यहां पर आपको 60% मुस्लिम मिलेगा और 38% के आसपास आपको ईसाई है। इधर के बेल्ट में सबसे अधिक ईसाई वाला देश आपको यही मिलेगा, लेबनान। विचित्र प्रकार की गणतंत्रात्मक जो बता रहे हैं वो इसलिए इस ढंग से है कि यहां पर धार्मिक रूप से इसका बंटवारा कर दिया गया है कि राष्ट्रपति किस धर्म का होगा, प्रधानमंत्री किस धर्म का होगा। जैसे यहां पर है, राष्ट्रपति जो होगा वो जैसे ईसाई होगा, फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद जाके पीएम जो होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा, सुन्नी मुस्लिम होगा। इसके बाद उप प्रधानमंत्री जो होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो ग्रीक होंगे। और
वहां का जो पार्लियामेंट है, सदन का हेड जो होगा वो सिया होगा। बहुत कम जगह आपको मिलेगा ऐसा। कुछ बहुत सारे देश में कुछ पोस्ट मिल जाएंगे कि ये इस धर्म के हो सकते हैं, कुछ देश हैं जो, लेकिन इतना कि सारा ऊपर का जो पोस्ट होता है उसको इस टाइप से धार्मिक रूप से बंटवारा कर देना, ये बहुत दिलचस्प है ये यहाँ पर। और ये गौर कीजिए, ये आपको फ्रांस किया था 1920 में, जब इसका कॉलोनी था ये। और ये कब आजाद हुआ? 1943 में। आजादी के बाद भी इस परंपरा को कायम रखा। और भी विचित्रता है, अगर आप सोचिएगा तो फ्रांस जो है सेक्युलर है, और यहाँ पर पूरी की पूरी समझिए कि धार्मिक रूप से बंटवारा कर दिया है। तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि अभी ये नाम का ही है, यहाँ पर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का चलता है। ईरान समर्थित जो है हिजबुल्लाह का चलता है। 1971 में ईरान जो है हिजबुल्लाह का, 1970-71 के आसपास इजराइल से लड़ने के लिए ईरान जो है ये इसको खड़ा किया था। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। ये शिया सेक्ट को मानता है, ईरान समर्थित है। और इसका पूरा है यहाँ पर जो सैन्य उपकरण वगैरह है, सेना पर के पूरा का पूरा इसी का चल रहा है। लेकिन इजराइल हुआ आपको पश्चिमी देश है, इसको आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। तो लेबनान में लेकिन लेबनान का एक ऐतिहासिक तथ्य है, वो छूट ना जाए, वो जरूर याद रखिए। आपको फिनिक्स संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, आप जरूर इसको जानिए। फिनिक्स संस्कृति, फिनिशियन। भूमध्य सागर में सर्वप्रथम जो व्यापारी लोग थे, जो जहां से व्यापार को प्रारंभ किए, वो फिनिशियन, वो समूह को फिनिशियन बोला जाता है, फिनिशियन। और जब ये व्यापार करने लगे, 1500 ईस्वी पुरानी बात है, 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, तो इसको भाषा का बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, क्योंकि उस वक्त बहुत जगह चित्रात्मक था, आप पढ़े भी होइएगा, चित्रात्मक लिपि। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले अपने फिनिशियन लोग थे जिन्होंने प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह, और इस तरह 24 अल्फाबेट का आविष्कार किया। और आधुनिक जो आप देख रहे हैं, ग्रीक, रोमन, अरबी, ये सारी जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं, उसका लिपि वगैरह जो देख रहे हैं, और ये उसका सूत्रपात समझिए यहीं से हुआ है, फिनिशियन लोगों से। हालांकि इस सब में भी था, लेकिन मूलतः आपको लेबनान वाला जो भाग है उसी में था, इसलिए हम लेबनान में ये पढ़ रहे हैं। ये फिनिशियन संस्कृति, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अल्फाबेट का यही दिए था। एक दो तथ्य याद रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, बैंका घाटी के बारे में पूछता है। बैंका घाटी और लेवेंडर तट किसके लिए चर्चित है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। एक लेवेंडर तट कौन सी के लिए? सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेब के उत्पादन के लिए यहां पर देवदार काफी होता है, सीडर्स, और देवदार जिसको हम लोग बोलते हैं सीडर्स, देवदार, केदार भी बोलते हैं इसको। और कहा जाता है कि बाइबल में भी इसका, यहाँ का जो सीडर्स है, सीडर्स ऑफ लेबनान का, कि बाइबल में भी कई बार इसका शब्द का आया है, लेकिन वहां पर भगवान वगैरह से जुड़ा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सीडर्स ऑफ लेबनान। और एक तत्व और जान जाइए इसके बारे में कि बहुत खूबसूरत ये बेल्ट है। बॉलीवुड से भी बहुत सारा फिल्म आपको पहले शूटिंग होता था। 2015 में एक फिल्म थी फैंटम, 2015 में फैंटम फिल्म की शूटिंग हाल में हुई है यहाँ पर, फैंटम फिल्म।
बहुत खूबसूरत ये जगह है, भूमध्य सागर का जो तटीय इलाका है, प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ज्यादा है वहां पर। तो ठीक है दोस्तों, अब ये लेबनान के बाद अब सीरिया का अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब सीरिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका कैपिटल आपको दमिश्क मिलेगा। ये दमिश्क के बारे में जानिए। देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा समझने की चीज है। सबसे प्राचीन सभ्यता हम लोग की मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और ये कहां फली बढ़ी? तो यूफ्रेटस और टिग्रिस, दजला और फरात, और ये यही इलाका था। तो इसमें आपको बहुत पुराने पुराने शहर मिल जाएंगे। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दमिश्क के बारे में कि सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहर कौन है दुनिया की? तो दमिश्क, याद रखिएगा। हड़प्पा जो संस्कृति है ये सेकेंड सबसे पुरानी है, नगरीकृत में पहला है, और लेकिन सेकेंड है, लेकिन सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो इसलिए ये दमिश्क जो है, इसके बारे में लिख लीजिए, ये सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर, लगातार बसा हुआ शहर इसको माना जाता है। बताएं, यहां से यूफ्रेटस नदी बहती है, यूफ्रेटस नदी बहती है। सीरिया का ऐतिहासिक बहुत है। वर्तमान में तो थोड़ा यहाँ पर आईएस वगैरह लेके ये इलाका थोड़ा विवादग्रस्त हो गया है, और अभी भी कुछ इसका एक आपको सीरिया का आप देखिए कितने देश से इसकी सीमा लगती है, तो 5 देश से लगती है। आप देखिए, आपको मिलेगा ऐसे करके, अगर है देखिए, आपको इधर मिल जाएगा इराक, ये आपको सीरिया हो गया। तो देखिए यहां इराक मिल जाएगा, इसके नीचे जॉर्डन हो गया, यहां इजराइल हो गया, यहां लेबनान हो गया, और ये टर्की का भाग हो गया। 1 2 3 4 5 आप लिख सकते हैं, इसका 5 देश का बाउंड्री है। इराक, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान और टर्की, ये 5 देश। यहीं पर आपको एलेप्पो मिल जाएगा, एक शहर है बहुत चर्चित एलेप्पो। दमिश्क यहां मिलेगा दक्षिण में। इसका टर्की के साथ एक विवाद चलता है। इस्करांदन जगह का, क्षेत्र का नाम है इस्करांदन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हम बता रहे क्यों। इस्करांदन जगह क्षेत्र है। देखिए, हाल में आप समाचार सुने होइएगा, टर्की ने कुछ दिन पहले यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया था। तो भारत के जो रणनीतिकार हैं उनका मानना यह था कि भारत को भी ये जो टर्की और सीरिया के बीच जो विवाद है इस्करांदन वाला, इस मैटर को उठाना चाहिए। तो ये परीक्षा के इंपॉर्टेंट हो जाता है इस्करांदन विवाद। और सीरिया का ही एक देखिए, एक ये विवाद देखिए किसके साथ है? टर्की के साथ। एक गोलन हाइट्स विवाद है, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ बताएंगे इजराइल में गोलन हाइट्स किसके साथ है विवाद? इजराइल के साथ। 2 विवादास्पद क्षेत्र हो जाता है इसका, याद रखिएगा। आइए दोस्तों, अब यहीं पर साइप्रस पढ़ लेते हैं, साइप्रस के बारे में यहां पर जानिए। देखिए, ये एशिया का एकमात्र भूमध्य सागर में स्थित देश है। सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन हो जाएगा आपके लिए। एकमात्र एशिया का भूमध्य सागर में स्थित देश। और दूसरा, ये द्वीपीय देश है। इसका कैपिटल निकोसिया है, याद रखिएगा। निकोसिया है, रेड से लिख रहे हैं, समझिए क्यों लिख रहे हैं। निकोसिया है कैपिटल।
देखिए, द्वीपीय देश का अमूमन जो राजधानी होगा वो पोर्ट होगा, लेकिन निकोसिया पोर्ट नहीं है, ये याद रखिएगा, ये पोर्ट नहीं है निकोसिया। इसका जो पोर्ट है चर्चित वो है आपको लिमासोल और लारनाका, लिमासोल और लारनाका, ये दोनों पोर्ट है बहुत चर्चित यहाँ का, ये पोर्ट है, निकोसिया पोर्ट नहीं है, ये पोर्ट है लिमासोल और लारनाका। देखिए, है तो भौगोलिक दृष्टि से साइप्रस एशियाई देश, लेकिन ये अपने आप को यूरोपीय मानता है। इसका प्रबल प्रमाण यह हो गया कि 1 जनवरी 2004 को ये यूरोपीय संघ का सदस्यता हासिल कर लिया, यूरोपीय संघ का। इतना ही नहीं, 2008 में ये अपना आधिकारिक मुद्रा यूरो को अपना लिया। ये दोनों तथ्य लिख लें आप, अच्छा से लिख लें, हम ऊपर लिखे हैं, आप नीचे से अच्छा से लिख लें। 1 जनवरी 2004 को यूरोपीय संघ का सदस्यता हासिल किया और 2008 में यूरो को आधिकारिक मान्यता अपना लिया। देखिए, इसका यहाँ का जो इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर पर है, सेवा क्षेत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो और कल्चरली भी ये अपने आप को यूरोपियन मानते हैं ये लोग, साइप्रस। भौगोलिक दृष्टि से है तो हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 4 देश हम पढ़ लिए, लास्ट एक टर्की बचा हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, अब टर्की के बारे में अध्ययन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। टर्की का कैपिटल आपको अंकारा मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर हम इसका एक बड़ा सा प्रतिरूप बनाया है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर समझिएगा तो फैक्ट्स आप अच्छा से बना पाएगा। टर्की देखिएगा 2 भाग में मिलेगा आपको। एक मिलेगा जो एशिया की तरफ है, उसको अनातोलिया बोलते हैं, और जो यूरोप की तरफ है उसको थ्रेस बोलते हैं। और ऊपर में देखिए दोस्तों, यहां पर ब्लैक सी मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा आपको मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो टर्की दुनिया का एकमात्र देश है जो ब्लैक सी से भी बॉर्डर शेयर करता है और मेडिटेरियन सी के साथ भी, शुरू में बता चुके हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ब्लैक सी से निकलने के बाद यहां पर एक स्ट्रेट मिलेगा। आप पुराना यूपीएससी का भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी कैसे जाएंगे, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। और फिर यहां एक स्टेट मिलेगा, यहां पर मिलेगा बास्फोरस स्टेट, फिर मरमारा सी, फिर डार्डेनल्स स्टेट, तब एजियन सी में प्रवेश कीजिएगा। इसके बाद जाके मेडिटेरियन सी में आएंगे। तो इस चीज को अच्छा से आप समझिए। ब्लैक सी के बाद, ब्लैक सी से हम आने के लिए क्या करेंगे, ये कौन स्टेट हो गया, बास्फोरस। देखिए, फर्स्ट एशिया का जो पहला भाग पढ़ रहे थे, वहां पर इसको हम यूरेशिया को कैसे बांटेंगे वहां पर पढ़ चुके हैं, उसी को हम बड़े रूप में यहां पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत। बास्फोरस स्टेट, बास्फोरस स्टेट के बाद हम मरमरा सी में जाएंगे। मरमरा सी के बाद जाके हम डार्डेनल्स स्टेट में जाएंगे, डार्डेनल्स, डेनल्स। आप अच्छा से मैं आपको समझिए, ब्लैक सी से आएंगे, किस में आएंगे, बास्फोरस स्टेट में, और मरमरा सी बाद डार्डेनल्स, इसके बाद जाके ये एजियन सी है, और एजियन सी के बाद भूमध्य सागर में आएंगे, मेडिटेरियन सी में। 1453 में, याद की थोड़ा हिस्ट्री में, 1453 में कस्तुनतुनिया जो है ब्लैक सी से मरमरा सी में जाने वाला रास्ता ही बंद कर दिया था। उसी के बाद देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन होता है इतिहास में, और नए रास्ते की खोज की जाती है यूरोप के द्वारा, क्योंकि ये तो रास्ता बंद हो गया। यहां तक कि रूस को भी यहां पर आने के लिए टर्की से अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है, बहुत सारे देश हैं, यूक्रेन को भी रखना पड़ता है, और इसी रास्ते से व्यापार करते हैं मेडिटेरियन सी में आके इधर वाले देश के साथ। तो इस चीज को समझिएगा। ब्लैक सी के बाद कहां आए, बास्फोरस, मरमरा सी, डार्डेनल्स स्टेट, एजियन स्टेट, तब मेडिटेरियन सी। और इसका पूछ सकता है परीक्षा में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब है। एशिया वाला भाग को क्या कहलाएगा, अनातोलिया, और यूरोप का भाग थ्रेस। इसको लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एशियाई भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, अनातोलिया, और यूरोपियन भाग जो है
उसको बोलते हैं थ्रेस। देखिए एक चीज और जानिए, यहां पर आप थोड़ा नक्शा को बारीकी से देखिए। ये 8 देश की बाउंड्री से लगती है इसकी सीमा। यहां पर कॉकेशियन जो कंट्री है, कॉकेशियन, इसमें देखिएगा आप, जॉर्जिया आता है, अजरबैजान और अर्मीनिया, ये तीनों देश से इसका बाउंड्री शेयर होता है। 8 देश में देखिए 3 कॉकेशियन से। याद रखिएगा इसमें एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अजरबैजान का एक इलाका है नख्चिवान, उस भाग से अजरबैजान का इलाका जुड़ता है, क्योंकि अजरबैजान उधर हो जाता है, इस साइड कैस्पियन सी से जुड़ता है, लेकिन उसका एक भाग जो है वो नख्चिवान में। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप मोटा मोटी देखिएगा मैप तो लगेगा कि अजरबैजान से बाउंड्री शेयर नहीं होता है, क्योंकि अजरबैजान आपको कैस्पियन से टच होता है, लेकिन उसका एक भाग इधर है, वो एक भाग जो है, एक क्षेत्र जो है, उसको नख्चिवान कहते हैं। इसलिए आप ब्रैकेट में दे दीजिए, लिख लीजिए, तब आपको याद रहेगा नोट्स में कि अजरबैजान से भी जुड़ता है नख्चिवान क्षेत्र के माध्यम से। ये क्षेत्र याद रखिएगा, नख्चिवान। तो 3 कॉकेशियन हो गया। इसके बाद जाके नीचे में देखिएगा ईरान, इराक और सीरिया मिलेगा। 3 ईरान, इराक और सीरिया मिलेगा। एकदम अच्छा से समझते चलिए। कॉकेशियन हो गया, फिर ईरान, इराक और सीरिया मिलेगा। यहां सीरिया हो जाएगा, ईरान, इराक मिल जाएगा। 3 देश, 3 3 6 हो गया। और 2 देश ऊपर में आपको मिलेगा, बुल्गारिया और ग्रीस। बुल्गारिया और ग्रीस मिलेगा। 8 देश से इसका बाउंड्री शेयर होता है, बुल्गारिया और ग्रीस से। इसी में आपको हम समझा देते हैं दोस्तों, यहीं पर समझिए। यहीं पर आपको पौंड, उसको मिटा देते हैं, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। यहीं पर टर्की का पोंटिक रेंज है, माउंटेन रेंज, पोंटिक। नीचे मिलेगा टॉरस रेंज, इसका नाम है पोंटिक रेंज। पोंटिक आप नोट्स में अच्छा से लिख लीजिए। आप अलग से फिर से एक मैप बना लीजिए, उसके ऊपर में लिखिए पोंटिक रेंज और नीचे में लिखिए टॉरस रेंज। माउंटेन रेंज है। और इस यहीं पर एक उसकी ऊंची चोटी है, इसको कहते हैं पीक जो है, माउंट अरारात। ये भी इंपॉर्टेंट है, माउंट अरारात, अरारात, माउंट अरारात। यहीं पर आपको एक प्लेट्यू मिल जाएगा, अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार यहां लिख लें बीच में, अनातोलिया का पठार। तो ये कैसा पठार हो गया? 2 माउंटेन के बीच है, तो अंतर पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेनियल प्लेट्यू हो गया। अनातोलिया का जो पठार बीच में हो गया, इंटर माउंटेनियल प्लेट्यू। आप समझिए इसको, ऊपर में है, उत्तर में पोंटिक रेंज, दक्षिण में है टॉरस रेंज, और इसी का ऊंची चोटी बढ़ता है माउंट अरारात, अनातोलिया का पठार। यहीं पर आपको मिलेगा, टर्की का जो बता रहे हैं, इसी में आपको मिलेगा वान झील। इसके बारे में भी थोड़ा जान जाइए। वान झील ये दुनिया का सबसे लवणीय झील है, टर्की का वान झील। इसका हाइपर सेलाइन है, झील है, ये हाइपर सेलाइन। इसकी लवणता 300 सेलाइन लेक, इसकी लवणता 330% है, वान झील की लवणता। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। टर्की समाप्त हो गया, 8 देश का बाउंड्री है। और ये जरूर याद रखिएगा, ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी कैसे जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पहले का आप इतिहास, पुराना इतिहास में भी देखिएगा, रेशम मार्ग वगैरह सस्ता, बाद में कृष्ण दुनिया जब बंद करता है, कैसे नया व्यापारी किए रास्ता खोजे जाते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन आया है वहां पर, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब दोस्तों 5 देश के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया, एक कुर्दिस्तान के बारे में अध्ययन करेंगे यहीं पर। तो कुर्दिस्तान के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। आइए दोस्तों अब कुर्दिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। कुर्दिस्तान अवश्य नाम सुनेगा,
ये देखिए 4 देश के नोट पर है, ईरान, इराक, सीरिया और टर्की। तो आप इसको लिख लें, ये 4 देश के नोट पर है, ईरान, इराक, सीरिया और टर्की, ये 4 देश के नोट पर है। ये मेसोपोटामिया के मूल निवासी माने जाते हैं। ये कुर्द लोग जो हैं, कुर्द जो हैं, ये आप लिख लीजिए, मेसोपोटामिया के मूल निवासी माने जाते हैं। और यहां पर अपनी संस्कृति, इतिहास वगैरह के अक्षुण्ण बनाए रखने का एक प्रयास करते हैं। और यहां पर अलग देश की मांग करते हैं चारों से कि ये बेल्ट में हमारा देश होना चाहिए, अलग देश की मांग कर रहे हैं, अलग देश का। इसमें देखिए सुन्नी मुसलमान की बहुलता है, लेकिन इसमें कुछ और सभी धर्मावलंबी हैं, शिया भी हैं, ईसाई भी है, लेकिन सुन्नी मुसलमान का कुछ ज्यादा इसमें बहुलता है। थोड़ी सफलता इराक में कह सकते हैं मिली है, इराक में इसको स्वायत्त क्षेत्र कुछ मिला है इराक में। और अरबिल इसका मुख्यालय है, या इसकी राजधानी बोल सकते हैं, अरबिल मुख्यालय या राजधानी बोल सकते हैं इसको आप। तो ये 4 देश में है, ये आप क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है। ये 4 देश के लिए यहाँ पर बताना थोड़ा जरूरी लगा आपको। 4 देश नोट पर है, अलग देश की मांग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मेसोपोटामिया के मूल निवासी हैं, ये भी जान जाएंगे। उसके बाद जाके अपना मुख्यालय जो बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, अरबिल, इसको लिख लीजिए हिंदी में भी, अरबिल और अरबिल। तो दोस्तों, ये भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करने वाले देश के बारे में आज हमने अध्ययन कर लिया। कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा। नेक्स्ट में हम सेंट्रल एशिया चलेंगे। सेंट्रल इधर का तो पढ़ लिए, 3 रेड सी से फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर। सेंट्रल एशिया चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो कमेंट करके बताएगा कि क्लास कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।